विल अबीर सिंह राठौर जल्दी ही अपने गार्ड से को लेकर वहां से निकल चुका था। मारिया और टाइगर ने दोनों ने यह इन्फॉर्मेशन जाकर अरमान को दे दी थी और उसे बता दिया था कि अबीर सिंह राठौर यहाँ से निकल चुका है। विल तभी अचानक अरमान का फोन बजने लगा। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उन गार्ड्स का था जिन गार्ड्स को अरमान ने आस्था के पीछे लगाया हुआ था। अब जैसे ही वह फोन आया, अरमान ने तुरंत फोन उठाकर कानों पर लगा लिया। और दूसरी साइड से उस गार्ड ने बताया, बॉस, हम आपको बताना चाहते हैं, मैडम आज कॉलेज नहीं गई है। अब जैसे ही गार्ड ने ये बताया, अरमान के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था और इत्मीनान से बोला, अच्छी बात है, वह कॉलेज नहीं गई है, फिर भी तुम घर पर भी उसके ख्याल रखो, घर पर भी उस पर नजर रखो। तब आगे वो गार्ड बताने लगा, लेकिन बॉस मैडम घर पर नहीं है। तब अरमान पूरी तरह हैरान हो चुका था। घर पर नहीं है मतलब घर पर नहीं है तो कहाँ है? तब उस गार्ड ने इन्फॉर्मेशन शुरू कर देता है, एक्चुअली बॉस वह मैडम सुमित साहब के होटल में है। अब अरमान ने जैसे ही ये सुना, फोन पर उसकी पकड़ एकदम से मजबूत हो गई थी। वह तुरंत अपनी सीट पर से खड़ा हो गया था। मारिया, टाइगर और बाकी सबने भी अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लिए थे, जो कि उस वक्त काफी ज्यादा डार्क हो चुके थे। तब अरमान गुस्से से उस गार्ड जवाब देते हुए बोला, क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तब उन गार्ड ने जैसे ही अरमान की इस तरह से डेंजरस आवाज सुनी, वह काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिलहाल अरमान ने गुस्से से फोन पटक दिया था और टाइगर और मारिया की ओर देखकर ऑर्डर दिया, आस्था यहाँ इस होटल में आई हुई है, ढूंढो कहाँ है वो। याद रखना, भूल कर भी आस्था अबीर सिंह राठौर की नजरों में नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं अरमान को आस्था को लेकर एक अलग ही तरह की इनसिक्योरिटी लगने लगी थी कि अगर उसका सबसे बड़े दुश्मन अबीर सिंह राठौर की नजरों में आस्था आ गई तो कहीं वह आस्था को कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। और अरमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन आस्था पर वो इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह खुद नहीं जानता था कि अचानक से आस्था को लेकर वह इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है, क्यों वह उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल वो आस्था को बिल्कुल ठीक और सेफ देखना चाहता था और सिर्फ अपने आसपास देखना चाहता था। इतना सुनते ही कि आस्था यहाँ होटल में आई है, सुमित के चेहरे पर चमक आ गई थी और वह एक्साइट होते हुए बोला, क्या रियली आस्था यहाँ आई है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसके लिए अलग से स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाता। अब जैसे ही सुमित ने ये सब बोला, अरमान घूरकर उसे देखने लगा था, लेकिन अगले ही पल वह सबके सपाट चेहरा लिए आस्था को देखने के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी ओर अब तक आस्था और रश्मि ने आज काफी सारा फूड ऑर्डर किया था और उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था। खाना वाकई बहुत मजेदार था, उन दोनों ने मिलकर खाना कंप्लीट किया था। तब रश्मि अब थोड़ा सा परेशान हो गई थी। रश्मि को परेशान देखकर आस्था उसे पूछने लगी, क्या बात है रश्मि दीदी, आप कुछ परेशान लग रही है। तब रश्मि ने आस्था से हिचकिचाते हुए बताया, वह आस्था एक्चुअली जब हमारे ऊपर कीचड़ गिरा था ना, और हमने मॉल के वॉशरूम में खुद को क्लीन किया था, मैं अपना बस वही रखकर भूल आई हूँ। क्या या। जैसे ही रश्मि ने ये बोला, आस्था हैरान हो गई थी क्योंकि उसे अच्छे से याद था जब उनके ऊपर गाड़ी ने कीचड़ उछाल दिया था तो वह दोनों उसके मॉल गई थी। वहां जाकर उन्होंने पहले वॉशरूम में जाकर खुद को अच्छे से क्लीन किया था। उसके बाद रैंडमली आस्था ने अपने लिए को सिंपल से सूट लिए थे और इसी बीच डॉक्टर रश्मि अपने आप को क्लीन करने के चक्कर में अपना पर्स, जिसमें उनका पूरी डिटेल ₹7 पैसे और कार्ड थे, वह वहीं छूट गया। अब आस्था भी परेशान हो गई थी क्योंकि आस्था को दादाजी ने जो शॉपिंग करने के लिए कार्ड दिया था, डॉक्टर रश्मि को ही उसने वहां दे दिया था क्योंकि आस्था तो कोई पर्स अपने साथ लेकर नहीं आई थी, क्योंकि पर्स ध्रुव और ने उसके लिए खरीदा था, वह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो इसीलिए आज आस्था ने नॉर्मल सा भी पर्स अपने लिए खरीद लिया थे। अब दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आने लगे थे। तब आस्था इधर उधर देखते हुए बोली, अब हम क्या करें? रश्मि दीदी, अब वह वेटर तो बिल लेकर आता ही होगा, हम कैसे खाने का बिल भरेंगे? अभी आस्था ने इतना ही बोला कि तभी वेटर की आवाज उन दोनों को सुनाई दी थी। वेटर ने कहा, मैनमा आप बिल भरेंगे कैसे देंगे? मतलब? तब आस्था घबरा गई और बेचैनी से बोली, वह हमारा मतलब यह नहीं था। बोलिए कितना बिल हुआ है? ऐसा बोलकर आस्था उस वेटर को देखकर बिल के लिए पूछने लगी थी। तब वह वेटर वहां आया, उन दोनों से बोला, देखिए सारा खाना, फास्ट फूड, ड्रिंक वगैरह सब मिलाकर आपका बिल बैठा है पूरे ₹7,000, तो आप हमें ₹7,000 दे दीजिए और जाए। अब जैसे ही वेटर ने ये कहा, आस्था और रश्मि दोनों ही घबरा गई थी क्योंकि दोनों के पास उस वक्त पैसे नहीं थे और अब दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखने लगी थी। वही वह वेटर समझ चुका था कि उनके पास कोई पैसे नहीं है, क्योंकि वह वेटर काफी सालों से सुमित के लिए काम किया करता था और वो वहां का हेड वेटर था और कितने सारे कस्टमर से आए दिन उसका इस तरह से आमने सामना होता रहता था। कुछ कस्टमर बिना बिल दिए भी भाग जाते थे तो वह काफी ज्यादा गुस्से से भर जाया करता था।
अब आस्था और रश्मि को वहां देखकर उसे एहसास हो गया कि उनके पास पैसे नहीं है। और रश्मि हालांकि पहले भी एक बार वह ध्रुव आहान के साथ आई थी, लेकिन काफी समय हो गया था, लेकिन आज तो रश्मि बहुत बुरी फंसी थी। तब रश्मि ने आस्था से बोला, परेशान मत हो, मैं अभी फोन करके ध्रुव को बोल देती हूँ, वो पेमेंट कर देगा। तब आस्था बोली, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? क्या इस तरह से ध्रुव को ऐसे पेमेंट के लिए बोलना कहीं ना कहीं आस्था को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। तभी वह वेटर गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए कहने लगा, तुम जैसी बुक्कड़ लड़कियां पहले तो दिन रात पार्टी करने के मूड में खाना खाने के लिए ऐसी बड़ी जगह मुंह उठाकर आ जाती है। कहीं भी जाओ, फ्री फंड का खाना खाओ और भाग जाओ। हाँ, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, बिना पैसे दिए तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, समझे तुम? अब जैसे ही उस वेटर ने थोड़ा सा रूडली आस्था और रश्मि की बेइज्जती की, दोनों के शक्ल रोने जैसी हो गई थी। तभी वह वेटर गुस्से से आगे बढ़ा था और अचानक उसकी नजर आस्था के गले में पड़े हुए उसकी चेन पर गई थी। वह चैन जिसमें नीले रंग का स्टोन लगा हुआ था। हालांकि वह दिखने में काफी मामूली सी थी, लेकिन उसकी कीमत का अंदाजा ना तो आस्था को था और ना ही किसी और को था। तभी उस वेटर ने आस्था की ओर देखकर कहा, अगर तुम लोगों के पास पैसे नहीं है तो जो तुम अपने गले में जो चैन पहनी है इसे उतार कर मुझे दे दो। क्योंकि वह वेटर इतना तो समझ चुका था कि ये चैन सोने की तो है, भले ही ज्यादा मोटी ना हो, लेकिन आराम से 10 रुपए 12,000 की तो होगी। तो उस वेटर ने तो अपने हिसाब से उसका अंदाजा लगाया था, तो इसीलिए वह उस चैन की ओर इशारा करने लगा था। अब आस्था घबरा कर बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी चैन के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आप चाहते कि ये चैन हम आपको दे? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी डॉक्टर रश्मि उठी और वेटर की ओर देखकर बोली, देखो तुम अपनी हद में रहो, मैं अभी तुम्हारी पेमेंट करवाती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे पहनी हुई चीजों पर नजर डालोगे, डॉक्टर रश्मि ने उस वेटर को डांटते हुए कहा था। तब वह वेटर अब रश्मि की बात सुनकर अंडस्को गुस्से से भड़क उठा और ताने देते हुए बोला कि तुम भीख मंगे बनकर यहाँ आ जाते हो, फोकट का खाना खाते हो, ऊपर से हमें नसीहत देते हो। अब तो इस लड़की को ये चैन देनी ही होगी। ऐसा बोलकर वह वेटर आस्था की तरफ चैन लेने के लिए बढ़ने लगा था और आस्था और जल्दी से वह अपनी सीट से खड़ी हो गई और डर के मारे पीछे हटने लगी थी। अब आस्था के इस तरह से डर के मारे पीछे हटने पर वह वेटर गुस्से से आस्था को उंगली दिखाते हुए कहने लगा, लड़की यहाँ ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, चुपचाप से वो चैन मुझे दे दो और जब तुम पास पैसे जमा हो जाएंगे तो तुम बिल भर देना और उसके बाद वह चैन तुम यहाँ से ले जाना। ऐसा बोलकर वह वेटर आस्था की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन आस्था डर के मारे पीछे हट रही थी। अचानक से वह किसी से टकरा गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वह किसी पत्थर या लोहे से टकरा गई हो और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर उसके सामने इस वक्त अरमान खड़ा हुआ था। जल्दी से आस्था ने डर के मारे अरमान को जोरों से गले से लगा लिया था। वही उस वेटर ने ये देखा कि आस्था ने अरमान को गले से लगा लिया है, तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था और घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया को वो वेटर अच्छी तरह से जानता था। साथ ही साथ उसकी निगाहें अपने मालिक पर पड़ी थी, जो कि उस वक्त अरमान सिंघानिया के साथ खड़ा होकर लाल सुर्ख आंखों के साथ वेटर को ही देख रहा था। तभी आस्था रोते हुए अरमान के गले लगाते हुए बोली, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये हमारी चैन लेना चाहते हैं, वह हमें बहुत प्यारी है, हम अपनी चैन किसी को नहीं देंगे। ऐसा बोलकर आस्था बस रोए जा रही थी। वही आकाश की नजरें रश्मि पर जाकर ठहर गई थी, जिसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। रश्मि की आंखों में आंसू देखकर आकाश की शोल्डर तक की नसें पूरी तरह से तंग गई थी और वह उस वेटर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वह वेटर जो थोड़ी देर पहले आस्था और रश्मि के साथ बदतमीजी कर रहा था, अब तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी टांगे कांपने लगे थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में वह अच्छी तरह से जानता था और साथ ही साथ जो कि उसका बॉस जो खुद अरमान सिंघानिया के सामने सर झुकाता था, वह भी उसके साथ था। तो अब तो उस वेटर की घीगी बंध गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था, लेकिन तब तक आकाश आगे बढ़ चुका था और आगे बढ़कर उस वेटर का सर पकड़कर उसे उस खाने के टेबल पर जोरों से देकर मारना शुरू कर दिया था। वही आस्था ने जैसे ही उस वेटर के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, वह तुरंत अरमान से दूर हटकर खड़ी हुई। वहीं अरमान आस्था को देख रहा था। आस्था की आंखें रोने की वजह से काफी ज्यादा सूज गई थी। उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वह अब से पहले भी रोई है। अरमान का दिल बहुत ही ज्यादा दुख रहा था, क्योंकि आस्था की आंखों में आंसू उसे अब अचानक से ही तकलीफ देने लगे थे। उसे खुद नहीं पता था कि आस्था के साथ यह उसे कैसा एहसास हो रहा है, लेकिन ये बात तो सच थी कि अरमान सिंघानिया आस्था सिंघानिया के प्यार में पड़ चुका था। न केवल प्यार में बल्कि वह उसकी और पूरी तरह से ऑब्सेस हो गया था। इसीलिए आस्था की आंखों में जिसने भी आंसू दिए,
वह उसे कोई आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला था। वहीं डॉक्टर रश्मि, जो कि आकाश का हैवान वाला रूप देख रही थी और उस वेटर को बेदर्दी से मारते हुए देख रही थी, तो वह जोरों से चीखने लगी थी और आकाश को उसे छोड़े जाने के गुहार लगाने लगी थी। तब आस्था रश्मि के पास जाना चाहती थी, लेकिन अरमान ने आस्था की कमर पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। इतना ही नहीं, अरमान के हाथ आस्था की कमर में काफी ज्यादा चुभ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था मानो कि अरमान इस वक्त अपना एंगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तब डॉक्टर रश्मि की चीखने चिल्लाने रोने की आवाज सुनकर आकाश अपनी सेंस में वापस आया और वह फटाफट से रश्मि की ओर जाने लगा था। लेकिन उससे पहले ही ध्रुव और आहान रश्मि के पास आ गए थे और आहान ने ध्रुव रश्मि को अपने गले से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ दी। दी, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है और उस वेटर ने आपके साथ और भाभी के साथ बदतमीजी की है, तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि रश्मि और आस्था ने थोड़ी देर पहले एक आदमी को सरेआम बीच सड़क पर अपने ही ड्राइवर की जान लेते हुए देखा था। तो तब से वह दोनों काफी ज्यादा डरी हुई थी। हालांकि रश्मि तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत दिखाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से खून खराब देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा डर गई थी। आहान को रश्मि के पास देखकर आकाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वह केवल उन्हें घूरता रहा, लेकिन आहान रश्मि को दीदी कहता था। लेकिन फिर भी आकाश को भी रश्मि के आसपास किसी का होना पसंद नहीं आया था, लेकिन वह जाकर सीधे सीधे आहान को रश्मि के पास से हटा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका ऑरा उसे इस बात की इजाजत नहीं देता था। अब्बास था जिसने अपना सर एक बार फिर अरमान के सीने में छुपाया हुआ था, क्योंकि आकाश उस वेटर को बड़ी बुरी तरह से मार रहा था। तब अरमान ने टाइगर और मारिया की ओर देखा। टाइगर और मारिया, जिसकी नजर हमेशा अपने किंग पर ही रहती थी, कि ना जाने किंग कब कौन सा एक्सप्रेशन दें और उसके अकॉर्डिंग वह काम करें। तब अरमान की नजरें समझकर टाइगर और मारिया जल्दी ही उस वेटर को लेकर वहां से बाहर चले गए थे। तब तक रश्मि भी थोड़ा सा शांत हो गई थी और भी जब आस्था के कानों में अब कोई आवाज नहीं आई, तो वह भी थोड़ा सा शांत हो गई थी। लेकिन अगले ही पल वो और ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इस वक्त वह कहीं और नहीं बल्कि अपने क्रूर हबी के गले से लगी हुई थी। उसका निर्दयी पति, जो कि इस वक्त उसकी आंखों के सामने था। वही रश्मि ने भी गुस्से से जलती हुई अरमान की आंखों को देख लिया था और वह समझ चुकी थी कि इस वक्त अरमान आस्था पर कितना ज्यादा गुस्सा कर आ रहा होगा। वही आस्था के दिमाग में अरमान की बातें गूंजने लगी कि उसे बिना बताए वह कहीं नहीं जा सकती है। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, इसके अलावा वह कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकती है। लेकिन आज तो आस्था सीधे सुमित के होटल आ गई थी, तो ये बात अरमान को अंदर तक तपा गई थी। तब इससे पहले कि आस्था अरमान को कुछ एक्सप्लेन करती, अरमान ने बिना सोचे अंडस को समझे तुरंत उसे गोद में उठा लिया था। अब आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि वह सबके सामने गोद में उठाए जाने पर उसे अब काफी ज्यादा शर्म सी महसूस होने लगी थी। वह कभी कभी सोचती थी कि क्या वह छोटी बच्ची है, तो यह मिस्टर खडूस सिंघानिया उसे जब देखो गोद में उठा लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अब आस्था अपना दिमाग जोरों से चलाने लगी थी। वह रह रहकर यही सोच रही थी कि उसे अरमान सिंघानिया से किस तरह से बचना चाहिए, क्योंकि उसने अरमान सिंघानिया का रूल तोड़ा था और शायद जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। अरमान का दिमाग तो वैसे भी अबीर सिंह राठौर से मीटिंग करने के बाद खराब हो रखा था, लेकिन अब आस्था की ये हरकत देखकर उसका पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर अब सीधा अपने शानदार विला में चला गया था। वहां जाकर उसे अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस जमीन को लेकर उन दोनों की लड़ाई थी, उस जमीन के लिए ना जाने कितने ही आदमियों ने अपना खून बहाया था। इतना ही नहीं, अबीर सिंह राठौर के कितने ही सारे आदमी मारे जा चुके थे और अब तो उसका सगे कजिन की डेथ हुई थी। तो ये बात अबीर सिंह राठौर इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था और उस जमीन को अब वो हर हाल में पाकर रहेगा, क्योंकि वह जमीन उसे एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नंबर 1 बिलियनियर बना सकती थी। तो इसीलिए वह हर हाल में उस जमीन को पाना चाहता था। इस वक्त अबीर राठौर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने लाल रंग की साड़ी में खड़ी हुई आस्था नजर आई। अब वो आस्था को इमेजिन करते ही अबीर का चेहरा, जो अभी गुस्से से एकदम लाल हो रखा था और एकदम तमतमा रहा था, अपने आप ही एकदम नॉर्मल हो गया था और एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई थी। तभी उसका एक आदमी, जो कि उसके पास हमेशा से रहता था, उसका नाम अजीत था। अजीत ने जैसे ही अपने बॉस को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा, तो उसने 2 बार अपने हाथों में पिच किया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर का चेहरा हमेशा सपाट रहा करता था या फिर गुस्से से तमतमाता हुआ रहा करता था, लेकिन इस तरह से उनके चेहरे पर स्माइल कभी नहीं रहती थी। लेकिन आज आस्था को याद करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, तो ये बात उसके लिए वाकई काफी बड़ी थी। तभी अबीर सिंह राठौर उसे उस ऑर्डर देते हुए बोला, अजीत यहाँ आओ।
जाकर पता लगाओ कि जो लड़की आज हमें मिली थी वह कौन थी। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। माय ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ये कहते हुए अबीर आस्था को लेकर हसीन सपनों में खो गया था। वहीं दूसरी ओर वही अब आस्था की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अरमान से कह सके कि वह उसे अपनी गोद से नीचे उतार दें। अब अरमान तो केवल इमोशनलेस चेहरा लिए आगे बढ़ रहा था और सीधा ले जाकर आस्था को अपने शानदार कार में बिठा दिया था। आस्था अपना सर झुकाकर एक तरफ बैठ गई थी। अरमान केवल उसे घूर रहा था। उसने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा था। दूसरी और सुमित के होटल में तभी रश्मि थोड़ा सा शांत हुई थी। दोनों ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर 10 मिनट तक उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उसका सर काफी ज्यादा दुख रहा था। वही आकाश उस वक्त रश्मि के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। वही ध्रुव ने आहान को कोहनी मारी। इशारे से वह उसे कहना चाहता था कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। आकाश भाई के साथ रश्मि दीदी रहेंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आकाश की आंखें साफ साफ कह रही थी कि इस वक्त रश्मि के साथ रहना चाहता था। तब आहान ने रश्मि की ओर देखकर बोला, रश्मि दीदी, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? आप ठीक तो है ना? अगर आपको ठीक लगे तो मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चल सकता हूँ। तब ध्रुव ने आहान की ओर देखा और उसे टोकते हुए बोला, तू पागल हो गया है? एक डॉक्टर को डॉक्टर के पास ही लेकर जाएगा? तेरा दिमाग कहाँ है? वह खुद डॉक्टर है, दूसरों का इलाज करती है, तो क्या उन्हें अपने इलाज के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी? तभी रश्मि ने एकदम मासूम सी शक्ल बनाकर ध्रुव आहान की ओर देखकर कहा, अब हम आप लोगों को इस बात के बारे में क्या बताएं कि हमारे जख्म ऐसे हैं जिनका इलाज किसी के पास नहीं है, ना हमारे पास और ना ही किसी और के पास। ऐसा कहकर रश्मि खड़ी हुई, मुस्कुराते हुए बोलियो कि अब हम चलते हैं। वैसे भी मुझे अब हॉस्पिटल जाना है। आस्था को शॉपिंग कराने के लिए आए थी, फिर हमें भूख लगी तो हम यहाँ आ गए और इस चक्कर में हमारा पर्स भी मॉल में छूट गया। तो सबसे पहले मैं अपना पर्स लेना है मॉल से, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तब ध्रुव इसकी फिक्र करते हुए बोला, लेकिन दीदी, आपका तो सर काफी दुख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस हालत में अब कहीं भी जाना चाहिए। आपको चलकर घर पर आराम करना चाहिए। तब रश्मि मुस्कुराकर उसे तसल्ली देते हुए बोली, डोंट वरी, मैं शाम को तुम्हें सिंघानिया मेंशन में ही मिलूंगी, क्योंकि दादाजी ने मुझे कुछ दिन और वहां रहने के लिए इंसिस्ट किया है। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, ध्रुव और आहान दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आकाश, जो कि रश्मि की कुर्सी के ठीक पीछे खड़ा हुआ था, तो रश्मि ने आकाश को नहीं देखा था। तब ध्रुव ने बोला भी कि हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन रश्मि मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं अपनी स्कूटी से आई हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि कुर्सी हटाकर जैसे ही पीछे जाने लगी, तुरंत वह आकाश से टकरा गई। आकाश तो उसकी कुर्सी के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। अब जैसे ही रश्मि उठकर मुड़ी, तुरंत वह आकाश से टकरा गई। अब रश्मि हैरान थी आकाश को अपने इतने करीब देखकर। आकाश को पास में देखकर उसकी सांस और धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाया करती थी। लेकिन अब उसने अपने आप को थोड़ा सा कंसोल किया और माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर आकाश, मैंने आपको देखा नहीं। ऐसा बोलकर उसके ठीक बराबर में से जाने लगी, लेकिन अचानक आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आकाश, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था, उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि कितना बड़ा तूफान इस वक्त उसकी आंखों में है। वह बहुत ही ज्यादा संजीदा नजरों से रश्मि की ओर ही देख रहा था। तभी आहान और ध्रुव ने आंखों में कुछ बात की और वह बिना उन दोनों को डिस्टर्ब किए वहां से निकल गए थे, क्योंकि वह दोनों कहीं और नहीं सुमित के पास गए थे। सुमित, जो कि उस वक्त अपने सभी वेटर्स की अच्छी खासी क्लास लगा रहा था। वेल, तब रश्मि सवालिया नजरों से आकाश की ओर देखकर पूछने लगी, इस तरह से मेरा हाथ पकड़ने का क्या मतलब है? मिस्टर मल्होत्रा, छोड़िए, मुझे देर हो रही है। तब आकाश रश्मि के पास आया और सवाल पूछने लगा, क्या तुम रोई थी? अब जैसे ही आकाश ने यह सवाल किया, रश्मि इधर उधर नजरें चुराते हुए फिर उसकी ओर देखकर बोली, आपको इससे क्या मतलब है? मैं रोई थी नहीं रोई थी, मुझे लगता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, रश्मि ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि आकाश उसे बचपन से प्यार करता है। फ्लैशबैक, जिस वक्त रश्मि ने पार्टी वाली रात आकाश के कमरे से एक डायरी ली थी जिसमें उसके स्कूल की सन लिखी हुई थी, उसने घर जाकर उस डायरी को रीड किया था और उस डायरी को रीड करने के बाद उसे ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि जितना पागल वह आकाश के लिए है, आकाश उससे कहीं ज्यादा उसके लिए पागल है। क्योंकि उस डायरी में रश्मि के छोटी छोटी मूवमेंट, रश्मि कब गिरी थी और आकाश ने कैसे उसे उठाया था, किस तरह से आकर उसके करीब बैठा करता था और कैसे वह रश्मि को छुप छुप कर देखा करता था। इतना ही नहीं, रश्मि कब क्या खाती थी, क्या बोलती थी, सारी चीज वह नोटिस किया करता था। और एक बार जब छोटे से बच्चे ने क्लासरूम में रश्मि की छोटी खींची थी, आकाश ने उसका हाथ बहुत तेजी से तोड़ दिया था। ये सारी चीजें उसने डायरी में लिखी हुई थी। लेकिन सुमित वाले केस के बाद आकाश ने डायरी लिखना छोड़ दिया था, तो उसके बाद की कोई बातें उस डायरी में नहीं लिखी हुई थी। फ्लैशबैक एंड।
तो इसीलिए डॉक्टर रश्मि अब पहले इस बात का पता लगाना चाहती थी कि अगर आकाश उसे इतना प्यार करता है तो ऐसा क्या कारण है कि वह आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, डॉक्टर रश्मि को भी उसने अपने आप से दूर ही रखा और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि वो उससे प्यार नहीं करता है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है और क्यों आकाश अपनी फीलिंग से भाग रहा है? तो इसीलिए डॉक्टर रश्मि अब जानबूझकर आकाश को बेरुखी दिखा रही थी ताकि आकाश खुद ब खुद घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करें। क्योंकि कहीं ना कहीं रश्मि को यही लग रहा था कि वजह चाहे जो कुछ भी हो लेकिन आकाश को उसकी मोहब्बत की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। तब आकाश बोला, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी मत जाओ। तब रश्मि अपने चेहरे पर नाराजगी लाते हुए बोली, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगता है कि आप बेकार में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे अब जाना होगा। ऐसे बोलकर रश्मि ने एक ही झटके से आकाश से अपना हाथ छुड़ा लिया था और वहां से जाने लगी। लेकिन तब तक आकाश ने रश्मि को गोद में उठा लिया था, क्योंकि आज आकाश कुछ अलग ही तरह का बिहेवियर कर रहा था। उसे गोद में उठाकर वह कहीं और नहीं बल्कि होटल के रूम में ले आया था, क्योंकि सुमित के होटल में आकाश, ध्रुव और आहान, अरमान सभी के लिए अलग से एक एक विप रूम हमेशा अवेलेबल रहते थे और उनकी चाबी उन्हीं के पास रहती थी। तब आकाश ने रश्मि को तो उस रूम में लाकर सीधा रश्मि को बेड पर लेटा दिया था और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, तुम्हारा सर का दर्द ठीक नहीं होता हो जाता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अब रश्मि भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और चिढ़ते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर आकाश मल्होत्रा, आप मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है तो मतलब नहीं रहना है, मुझे जाना है यहाँ से, और आप होते कौन है मुझे इस तरह से रोकने वाले। अब रश्मि की बातें आकाश को बहुत ज्यादा तड़पा रही थी और साथ ही साथ उसका दिल भी दुखा रहा था। लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था और उसे घूरते हुए बोला, मैंने आपसे कहा ना, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मिस रश्मि श्रीवास्तव कहीं नहीं जाएंगी, आप यही रहेंगी। ऐसा बोलकर आकाश दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था और एक इम्पॉर्टेंट फोन कॉल अटेंड करने लगा था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान आस्था को लेकर सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुका था। मारिया और टाइगर भी उस वेटर को ठिकाने लगाने के बाद अरमान के साथ ही मेंशन में आ गए थे। आज टाइगर काफी ज्यादा उलझा हुआ था, क्योंकि जब से आस्था आई थी उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसका किंग अब सिर्फ आस्था का ही होकर रह गया है। मारिया और टाइगर केवल अब उन्हें लेकर आने जाने के लिए रह गए हैं। ना तो उनकी जिंदगी में अभी तक कोई बड़ा सा काम आया था जिसकी वजह ना उन्होंने किसी को मारा था ना पीटा था, क्योंकि डेविल किंग के साथ रहकर उन्हें लोगों की जान लेने की, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने की एक अलग ही तरह की लत लग चुकी थी। मारिया और टाइगर दोनों ही एक नंबर के थे। अगर टाइम पर उन्हें खून नहीं मिलता था, खून करने को नहीं मिलता था, तो वह दोनों बेचैन हो जाया करते थे। इस वक्त वह बेचैनी और दोनों के ही शरीर में नजर आ रही थी, क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने किसी की भी जान नहीं ली थी, तो वह डेस्परेटली किसी ना किसी की जान लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सीधा सीधा वह अरमान सिंघानिया से इस बात के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कब उन्हें शिकार करने को मिलेगा। वहीं अरमान आस्था का हाथ कसकर पकड़े हुए उसे खींचते हुए हॉल में ले आया था। लेकिन हॉल में आस्था की नानी साथ ही साथ दादाजी दोनों ही बैठकर चाय पी रहे थे और गप्पे हाँक रहे थे। आस्था की नानी माँ ने उन्हें अपने गांव के इंटरेस्टिंग किस्से सुना रही थी, जिससे आलोक जी आज बहुत ज्यादा खुश थे और खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उनकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। अब जैसे ही अरमान वहां आया और उसने अपने दादाजी को हंसते हुए देखा तो एक पल को वह हैरान हो गया था कि काफी दिनों से दादाजी नहीं हंस रहे थे, बल्कि वो काफी ज्यादा उखड़े उखड़े से रहते थे। लेकिन अब नानी माँ और दादाजी दोनों को ही हंसते हुए देखकर अरमान को वाकई अच्छा लगा था और उसकी पकड़ आस्था के हादसे पर थोड़ी सी ढीली हो गई थी। अब जैसे ही आस्था को यह महसूस हुआ कि अरमान ने उसका हाथ ढीला छोड़ दिया है, उसने तुरंत एक झटके से अरमान के हाथ से अपना हाथ खींचा और दौड़कर नानी माँ के जाकर गले से लग गई और चहकते हुए बोली, नानी माँ हम वापस आ गए। तब अरमान इरिटेट हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो आस्था को सजा देना चाहता था, लेकिन वह तो सीधा जाकर अपनी नानी माँ से लिपट गई थी। अब अरमान उन दोनों के सामने भला आस्था को कैसे कुछ कह सकता था, क्योंकि दोनों ही आस्था के फेवर में थे और आस्था को प्यार किया करते थे। वह अब जल्दी ही अरमान वहां जाकर खड़ा हो गया था और दादाजी उसकी ओर देखकर, बेटा तू कैसे आया? अरे मैंने तो आस्था बेटी को रश्मि बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए भेजा था, तू कहाँ से आस्था बेटी को लेकर आ रहा है? तब अरमान बोलता, वह मुझे ये रास्ते में मिल गई। डॉक्टर रश्मि को किसी काम से हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मैं इसको यहाँ ले आया। तब नानी माँ खुशी से बोली, अरे वाह दामाद जी, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी एक पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी का वह हर हाल में रक्षा करें।
अगर उसकी पत्नी बीच रास्ते पर अकेली है तो इन्होंने पहले अपनी पत्नी को घर पहुंचाकर उसका फर्ज निभाया। वाकई मेरा दामाद काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। तभी अरमान नानी माँ को हैरानी से देखने लगा, जो नानी माँ जिन्होंने डंडे से मार मार कर पूरे घर का कबाड़ा बना दिया था। इतना ही नहीं, अरमान पर भी हाथ उठा दिया था। वह आज किस तरह से अरमान के फेवर में बोल रही थी। वह हैरान था और सोच रहा था कितनी जल्दी इस नानी माँ ने तो अपना रंग बदल लिया। ये तो इस आफत से भी ज्यादा तेज निकली। तभी नानी माँ आस्था की ओर देखकर बोली, अरे बेटी तू खड़ी खड़ी वहां क्या देख रही है? तेरा पति थका हारा कम से आया है, जाकर उसके लिए पानी लेकर आ और उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगा। ऐसा बोलकर उन्होंने आस्था को काम पर लगा दिया था। अब आस्था बेचारगी से मुंह बनाकर नानी माँ की ओर देखकर बोली, क्या नानी माँ, हम अभी तो शॉपिंग करके आए, हम भी तो थक गए हैं, तो आप हमें काम करने के लिए क्यों कह रही है? वैसे भी हमें दादाजी ने बोला है कि अब हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान को अब नानी माँ की और आस्था की बातों में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए वह वहीं सोफे पर बैठ गया था। तब नानी माँ बोली, हाँ हाँ बेशक भाई साहब ने तुम्हें काम करने से मना किया है, लेकिन वह तुम्हारा पति है और अपने पति का काम तुम्हें खुद ही करना चाहिए, समझी तुम? जाओ उठो, फटाफट शाबाश पानी लाकर दो दामाद जी को। ऐसा कहकर नानी माँ ने जल्दी ही आस्था को उठा दिया था और आस्था मन महसूस कर जल्दी किचन में पानी लेने के लिए चली गई और सोचने लगी, जब नानी माँ हमें पानी लाने के लिए कह रही थी तो उस राक्षस ने बोला क्यों नहीं कि उसे पानी नहीं पीना है, जरूर उसे भी हमें तंग करना होगा। ये सोचते हुए आस्था बेमन से अरमान के लिए पानी ले आई थी और जल्दी उसने राजेश को कहकर खाना भी लगवा दिया था। अब वही दादाजी नानी माँ को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे और मन में सोच रहे थे शायद नानी माँ को इस घर में उनका लेकर आने का डिसीजन बिल्कुल सही निकला। नानी माँ जरूर आस्था अरमान को करीब ले आएगी, कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दिए थे। वही अरमान जिसे अभी भी आस्था पर गुस्सा था और उसे उसे सजा भी देनी थी, लेकिन अब दादाजी और नानी माँ के सामने वह कुछ और ही सोच रहा था। और कुछ पल सोचकर वो बोला, वह नानी माँ। अरमान ने जैसे ही आस्था की नानी को नानी माँ कहा, नानी माँ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और बड़े प्यार से बोलती है, बोलो बेटा। तब अरमान बोलता, वह मेरा ना आज अपनी पत्नी के हाथ के बने आलू के पराठे खाने का दिल चाह रहा है, तो क्या आप प्लीज उसको बोलकर मेरे लिए पराठे बनवा दोगे? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, दादाजी का मुंह तो हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था। वही आस्था की आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था अंडस्को की किस तरह से अरमान ने उसके खाने की बेइज्जती की थी और उसकी इंसल्ट करते हुए बोला था कि इस तरह से ये इतना ऑयली खाना भला कौन खाता है, और उसने आस्था को आंखों में डांटा भी था। तो आज अचानक से अरमान ने आलू के पराठे के फरमाइश की तो वह हैरान हो गई। तब नानी माँ जल्दी से जवाब देती है, अरे हाँ बेटा, इसमें क्या कुछ कहने सुनने वाली बात है, अभी रुको गोरी बेटी, चल बेटा फटाफट जा और दामाद जी के लिए पराठे बनाकर लेकर आ। वो आस्था को केवल थोड़ी देर के लिए तंग करना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से उसने आज अरमान की नाफरमानी की थी, तो उसे उसका गुस्सा भी उस पर उतारना था और उसके लिए ये सजा काफी नहीं थी, वह उसे अभी और सजा देने वाला था। अब आस्था गुस्से से बड़बड़ाते हुए किचन में घुस गई थी और चिढ़ते हुए बोलने लगी, आखिरकार इस राक्षस कुमार को हो क्या गया है? उस दिन तो बड़ा हमारे खाने की बुराई कर रहा था और आज से हमारी नानी माँ के सामने हमारे हाथ के बने आलू के पराठे खाने फरमाइश कर रहा है। जरूरी ये राक्षस कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें तंग करना चाहता है और उसका कोई इरादा नहीं है। कहीं ना कहीं आस्था अरमान की बात समझ रही थी, लेकिन अरमान को तो कुछ और भी करना था। जल्दी ही आस्था ने फटाफट से आलू उबाले लिए थे और अरमान के लिए पराठे बनाकर उसे दे दिए थे। अरमान ने केवल एक नजर भरकर पराठों की ओर देखा और एक बाइट उसने खाया भी था। उसे अच्छा भी लगा था, लेकिन एक बाइट के अलावा उसने और पराठे नहीं खाए थे और उसने वैसे के वैसे पराठे छोड़ दिए थे। तब आस्था बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोलती, क्या हुआ, आपको पराठे अच्छे नहीं लगे हैं? तभी अरमान बोला, पराठे अच्छे हैं लेकिन काफी ज्यादा ऑयली है और तुम ये बात पता होनी चाहिए कि मैं ऑयली फूड अवॉइड करता हूँ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था रोने जैसी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई थी। वही नानी माँ आस्था को देखकर बोलती हैं, बेटी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, तुम इस तरह से दामाद जी के लिए ज्यादा तेल नहीं डालना चाहिए था। देखो वह भूखे पेट उठकर कमरे में चले गए हैं। अब एक काम कर, फटाफट से एक बार और बिना तेल के पराठे बना दें और केवल उन पर थोड़ा सा देसी घी ऊपर से लगा देना, तो वह ज्यादा हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था अब गुस्से से अपनी नानी माँ की ओर देखने लगी थी और बोलने लगी, नानी माँ, आप हमारी नानी माँ है या आप उनकी नानी माँ है? आपको पता नहीं क्या, हम अभी थक हार कर आए हैं और आपने हमें आते ही आलू के पराठे बनाने में लगा दिया। क्या आप जानती नहीं उन्हें बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है? तब नानी माँ फिक्रमंद होते हुए बोली, देख बेटा, सारा दिन कुछ काम नहीं करना है,
तुझे सिर्फ रेस्ट करना है। लेकिन फिलहाल मेरा दामाद भूखा गया है और मैं उसे भूखे नहीं देख सकती हूँ। फटाफट से उसके लिए आलू के पराठे बना और उसके लिए कमरे में लेकर जा। अब जैसे ही एक बार फिर नानी माँ ने उसे पराठे बनाने को बोला, आस्था के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वह एक बार फिर पराठे बनाने लगे थी। वही दादाजी को आस्था के लिए बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह ये सोचने लगे कि नानी माँ जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। आस्था और अरमान जरूर नजदीक ले आएंगी। जल्दी आस्था ने एक बार फिर से सादे पराठे बनाकर उन पर देसी घी अप्लाई किया और उन्हें लेकर वो अब कमरे में आ गई थी। जैसी वह कमरे में उसने देखा कि अरमान तो वहां था ही नहीं, अरमान उस बाथरूम में था। दूसरी और बाथरूम में इस वक्त अरमान की आंखों के सामने वह सीन चल रहा था जब वह वेटर आस्था के करीब बढ़ रहा था और उसकी चेन निकालना चाहता था और आस्था रोते हुए उसके गले से जा लगी थी। अभी भी अरमान को अपने गले के पास आस्था की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसने एक पंच खींच कर दीवार पर दे मारा था और बोलने लगा, ये क्या हो गया है मुझे? क्यों? इस लड़की की आंखों के आंसू में बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्यों 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 ये लड़की इतनी जल्दी मुझ पर हावी कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं अरमानों को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि वह आस्था से बेहद न केवल प्यार करने लगा है, बल्कि वो उसे अपना ऑब्सेशन भी बना चुका है। आस्था के पास रहने वाली हर एक चीज को वह दूर कर देना चाहता है। वह चाहता है कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उसके आसपास रहे, उसके बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ उसे देखें, उसके अलावा आस्था किसी को भी ना देखें। तब अरमान ने शावर के नीचे नहाते हुए अपना चेहरा एक बार मिरर में देखता हुए बड़े ही डेंजरस वे में बोलता है, मिसेस आफत अरमान सिंघानिया, अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो और जब तक तुम मेरे साथ लॉयल हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश की तो तुम अरमान सिंघानिया का वह रूप देखोगी, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकोगी। ये कहते हुए अरमान बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। जल्दी ही वो बाथरूम से बाहर आया और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आया उसने देखा कि आस्था टेबल पर उसके लिए पराठे, दही, अचार ये सब लगा रही थी। अब अरमान जो केवल टॉवल पहनकर बाहर आया था और आस्था ने जैसे ही अरमान को देखा एक बार फिर वह अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई थी। तब अरमान उसके पीछे गया था और अचानक से उसने आस्था के कंधे पर अपने होठों को रख दिया था और आस्था को स्मूथली किस करने लगा था। अब तो आस्था की सांसें जोरों की स्पीड से भागने लगी थी। वह तो यहाँ अरमान को पराठे खिलाने के लिए लेकर आए थी, लेकिन यहाँ अरमान ने तो उसे ही खाना शुरू कर दिया था। आस्था को लंबा सा किस देने के बाद अरमान उसके कान के पास बड़े ही सिडेक्टिव वॉइस में बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए मॉल जाने की और फिर होटल जाने की? तुम जानती हो ना इसका अंजाम तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। अब अरमान के इस तरह से किस करने पर तो आस्था पहले ही हैरान थी, लेकिन अब अरमान की धमकी सुनकर आस्था की सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी और वह जल्दी से बोलती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऑलरेडी दादाजी आपको बता चुके हैं कि हम रश्मि दीदी के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे, तो फिर आप हमसे इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो? और हमने आपका कोई भी रूल नहीं तोड़ा। जैसे ही आस्था ने ये बोला अरमान उसकी ओर गया था और बोला, अपने दोनों हाथों का भार उसके कंधों पर रखते हुए बोलता है, ओह अच्छा, तो तुमने मेरा कोई रूल नहीं तोड़ा? तो मिस आफत, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने बहुत बड़ी गलती की है। जो अरमान सिंघानिया को बिना बताए इस तरह से आप घर से बाहर निकली, इसीलिए आज की पूरी रात तुम्हें इस कमरे से बाहर गुजारनी होगी। अब आस्था मन ही मन में खुश हो गई थी और वो मुस्कुराते हुए सोचने लगी, यह सज़ा कहाँ हुई, ये तो मज़ा हुआ। अगर हम पूरी रात कमरे से बाहर निकाल देंगे तो हम आराम से नानी माँ की गोद में जाकर सो जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? तब आस्था मुस्कुराते हुए बोलती है, जी हमें आपकी सज़ा बिल्कुल मंजूर है और हम अभी इस कमरे से बाहर चले जाते हैं, ठीक है? आप बहुत अच्छे हैं, आप सज़ा भी कितनी अच्छी देते हैं। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर चटर-पटर करते हुए आगे की कहानी अरमान को बताई, अरमान इरिटेट होते हुए बोलता है, आपने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी मिस आफत, आप इस कमरे से बाहर तो रात गुजारोगी, लेकिन किसी और कमरे में नहीं बल्कि इसी कमरे की बालकनी में। अब आस्था की आंखें हंस से फैल गई थी और वो जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पैर तो आज बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। कल हमने कॉलेज में कितनी सारी क्लासेस अटेंड की थी और आज हमने शॉपिंग की, उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं। ऊपर से आस्था ने आज अबीर को अपनी आंखों के सामने अपने ड्राइवर का खून करते हुए देखा था, तो तब से वह और भी ज़्यादा डर रही थी। लेकिन अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था और उसे सीधा ले जाकर के बाहर बालकनी में खड़ा कर दिया था और डेंजरस वॉइस में बोलता, जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा तुम कमरे के अंदर नहीं आ सकती हो और तुम्हें पूरी रात यही बाहर गुजारनी होगी। उसने जल्दी ही कमरे में आकर बालकनी के साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया था और आस्था अब धक से रह गई थी। कहाँ तो उसने 1 मिनट में प्लानिंग बना ली थी
कि वो नानी माँ की गोद में जाकर सो जाएगी। लेकिन कहाँ, अब वो इस तरह से बालकनी में खड़ी होकर रो रही थी, चिल्ला रही थी और अरमान से रिक्वेस्ट करते हुए बोल रही थी, नहीं नहीं, हमें अंधेरे में यहाँ बालकनी में मत छोड़ो, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हम आपके पास आने चाहते हैं, प्लीज़ मिस्टर खडूस सिंघानिया खोल दो दरवाजा से बोलकर आस्था दरवाज़ा पीट रही थी। लेकिन अरमान के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी और अरमान आराम से अब एक जगह पर बैठकर आस्था के बने हुए आलू के पराठे देखने लगा था। अगले ही पल उसने पराठा उठाया और फटाफट खाना शुरू कर दिया था। वाकई आस्था के हाथों में बहुत स्वाद था। अरमान ने बिना देरी किए जल्दी ही 6 के 6 पराठे खा लिए थे और जाकर आराम से बेड पर लेट गया था। लेकिन अरमान को बेड पर लेटते ही अलग से बेचैनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब अरमान को सुकून आस्था के पास ही आया करता था। आस्था को गोद में लेकर ही वो सुकून से सोया करता था। तो अब आस्था को उसने आज रात के लिए सजा दी थी, तो उसकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। अरमान झल्लाते हुए उठकर बैठा और ठंडे स्वर में बोलता, नहीं, वो लड़की इस कदर मेरे जिस्म पर, मेरे दिल पर हावी नहीं हो सकती है। क्यों उस लड़की के बिना मुझे नींद नहीं आ रही है? ये क्या हो रहा है? मुझे एक छोटी सी मामूली सी लड़की किस तरह से अरमान सिंघानिया को कंट्रोल कर रही है? क्या किया है उस लड़की ने मेरे साथ? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहीं ना कहीं एक बार फिर अपनी झल्लाहट आस्था पर उतारने के लिए अरमान करीब 1.5 से 2 घंटे बाद बालकनी का दरवाजा खोलकर आस्था के पास गया था। उसने देखा कि आस्था कोने में सर झुकाए अपना सर घुटना में दिए बैठी हुई थी। एक तो आस्था को बेहद डर लग रहा था, ऊपर से वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वह कोने में अपना सर झुकाकर आंखें बंद करके बैठ गई थी, क्योंकि उसने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि अरमान से रात को कमरे में अंदर ले लेगा। उसे तो लगता कि जब खडूस सिंघानिया ने उसने कह दिया है तो पूरी रात हो सकता है उस बाहर ही गुजारनी पड़े, इसीलिए आस्था घुटने में सर दिया यही सो गई थी। अरमान ने जाकर आस्था को तुरंत गोद में उठा लिया था। वह जानता था आस्था की नींद आसानी से नहीं खुलेगी। अगर वह गहरी नींद में सो गई है तो उठाकर एक बार फिर वो उसे बेड पर ले आया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए सोचने लगा, यह मुझे हो क्या गया है? मैं इस लड़की के आगे पीछे क्यों घूम रहा हूँ? और ये जब देखो जहाँ देखो वहाँ सो जाती है। कभी मैं इसे कार में से गोद में उठाकर इस कमरे में लेकर आता हूँ, तो कभी बालकनी में से ऐसे लेकर बेड पर आता हूँ, और अब दूसरी बार मैं इसे बालकनी में से लेकर आया हूँ। मुझे हो क्या गया है? और जब मैंने इसे सजा दी थी तो मैं इस तरह से केवल 1-2 घंटे में ही से वापस क्यों लेकर आ सकता हूँ? अरमान सिंघानिया को आस्था सिंघानिया से बहुत गहरी मोहब्बत हो चुकी थी और उसका एहसास उसे आज हो चुका था। अब अरमान बड़े ही हक से आस्था को अपने गोद में लिए हुए बैठा हुआ था। आस्था जो कि गहरी नींद में सो रही थी। अरमान कभी आस्था के गालों पर अपनी उंगली फहरा रहा था, तो कभी उसके होठों पर और कभी उसकी पतली सी कमर को देख रहा था। और जल्दी ही उसने आस्था का सूट हल्का सा हटाकर उसकी कमर को पूरी शिद्दत से चूम लिया था और ठंडे स्वर में बोलता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ है मेरे साथ, लेकिन अब मुझे अपनी बेचैनी, अपनी घबराहट सब समझ में आ चुकी है, क्योंकि मेरे शरीर को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आज के बाद मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी किसी भी तरह से परेशान करें। और अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें कॉलेज भी जाने दूंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर आज के बाद जो कुछ मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि तुम अब कोई आम लड़की नहीं रही। तुम अब अरमान सिंघानिया की मोहब्बत हो। अरमान सिंघानिया जिसे शिद्दत से लोगों के साथ अपने नफरत निभाता है, उतनी शिद्दत से वो आज अपनी मोहब्बत निभाएगा। ये सब सीरियस टोन में कहते हुए अरमान ने जल्दी ही आस्था के ऊपर का सूट उतार दिया था और उसके शरीर को देखने लगा था। और कुछ देर आस्था को देखने के बाद उसने उसे अपने जिस्म से इस तरह से चिपका लिया था मानो कि उनके बीच में अब 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। दोनों के बदन एक दूसरे से चिपके हुए थे और अरमान ने आस्था के गहरी नींद का फायदा उठाते हुए उसे पूरी तरह से अपने आप से चिपक कर वह गहरी नींद में सो गया था। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि आकाश के इस तरह के बर्ताव करने पर हैरान थी। रश्मि को आकाश का साथ बेहद पसंद आया करता था, लेकिन इस तरह से वह आकाश के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब जैसे ही आकाश अपने फोन कॉल पर बिजी हो गया, रश्मि उठी और उसके साइड से चुपके से जाने लगी थी। वही रश्मि को इस तरह से जाते हुए देखकर आकाश ने अपनी भौहें को आपस में जोड़ लिया था और अगले ही पल उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। डॉक्टर रश्मि अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो सीधा आकाश के सीने से जा टकराई थी और आकाश भी रश्मि को लेकर सीधा बेड पर जा गिरा था। इस वक्त रश्मि आकाश के ऊपर थी और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, तो उनके एक होंठ इस वक्त एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास में थे। अपना रश्मि को अपने पास देखकर आकाश अपने होश हो हवास खोने लगा था। वही डॉक्टर रश्मि भी अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को अपने पास देखकर सब कुछ भूल बैठी और अचानक रश्मि ने थोड़ा सा आगे बढ़कर आकाश के होठों को चूम लिया।
अब जैसे ही रश्मि के होठों ने आकाश के होठों को चुम्मा, आकाश के शरीर में सनसनी से दौड़ गई थी। अगले ही पल उसने रश्मि को बेड पर पलट दिया। खुद उसके ऊपर आकर उसने जल्दी ही उसके साथ उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और अब तो आकाश और रश्मि दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब आकर दोनों ही अपने होश खो बैठे थे और दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चूमने लगे थे। आखिरकार दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार किया करते थे, लेकिन कुछ बंदिशें ने, कुछ नफरतों ने उन्हें अपने आप से दूर, एक दूसरे से दूर रखा था। लेकिन आज तो वो सारी दीवार को तोड़ने के लिए तैयार थे। आकाश ने जल्दी रश्मि के होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर अपने होठों को जमा दिया था, उसके ईयरलॉब को चूमते हुए, उसके माथे को चूमता हुआ, उसके उभरे हुए अंगों को पूरी तरह से चूमने लगा था। और जल्दी ही आकाश ने बिना देरी किए रश्मि को उसके कब्जों से आज़ाद कर दिया और खुद भी बिना कब्जों के रश्मि को वह प्यार करने लगा था। और कुछ ही मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर रश्मि के मदहोश भरी आवाज़ होटल रूम में पूरी तरह से गूंजने लगी थी। और जैसे जैसे डॉक्टर रश्मि की आवाज़ आकाश के कानों में पड़ती, आकाश और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता और वह पूरी तरह से रश्मि को प्यार लुटाता है। और अब डॉक्टर रश्मि में, जो कि आकाश के प्यार में अपना सब कुछ खो बैठी थी, उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था और उसने आज अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से पा लिया था। और दोनों एक दूसरे को ना जाने कितने घंटे तक इस तरह से प्यार करते रहे और एक दूसरे के ऊपर बिना कपड़ों के वो इस तरह से सो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि रह रहकर उसकी आंखों के सामने आस्था का मासूम सा चेहरा, उसके बोलते हुए होंठ, उसकी आंखें बहुत याद आ रहे थे। अब अबीर सिंह राठौड़ अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगा था और सोचने लगा, कौन थी वो बटरफ्लाई जो एक ही मुलाकात में मुझसे मेरा चैन और सुकून ले गई। मेरी बटरफ्लाई, तुम्हें तो मेरी जिंदगी में आना ही होगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अबीर के होंठ मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह वे जल्दी ही अगली सुबह हो चुकी थी। अब आस्था, जो कि उस वक्त अरमान के बिल्कुल ऊपर सोई हुई थी, अब जैसी उसकी आंखें खुली, उसकी आंखों के सामने अरमान का हैंडसम सा चेहरा था। कुछ पल को आस्था अरमान का चेहरा देखते रही। अगले ही पल उसे याद आया कि अरमान ने किस तरह से उसे कल रात कमरे से निकाल दिया था और बालकनी में खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया था। तो वह तुरंत गुस्से से भर उठी थी और जैसे वह अचानक उठकर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि उसका ऊपर का कुर्ता ही नहीं है। अब तो आस्था के सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी और अचानक से उसने ना आओ देखा ना ताओ और जोरों से रोना शुरू कर दिया था। ये क्या हो गया हमारे साथ? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। यह क्या किया मिस्टर खडूस सिंघानिया, आपने हमारे साथ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह क्या हो गया हमारे साथ? हम अपनी नानी माँ को क्या जवाब देंगे? ऐसा बोलकर आस्था पूरी तरह से बच्चों की तरह रोने लगी थी। वही आस्था के रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत ही अरमान उठकर बैठ गया था और एक पल उसकी नज़रें आस्था पर गई। आस्था ने अभी तक कुछ नहीं पहना था, उसने तो बस अपने आप को इस तरह से बिना कुर्ते के देखकर रोना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने अभी भी इना पहना हुआ था। तब अरमान अपने कानों रगड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ? इस तरह से क्यों रो रही हो तुम? सुबह सुबह क्या कोई किसी को इस तरह से उठाता है? तभी आस्था तुरंत रोने की शक्ल बनाकर बोलती, ये क्या किया आपने हमारे साथ? कल रात आपने हमारा फ़ायदा उठा लिया। ये क्या किया आपने? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप इंसान ही है ना? क्या कोई किसी के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है? ऐसा बोलकर आस्था जोरों से रो रही थी। तब उसके रोने की आवाज़ से अरमान सुबह सुबह इरिटेट हो गया। अचानक उसके बालों को कसकर पकड़कर उसके होठों को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था और पेशेंटली किस करने लगा था। अब तो आस्था की आंखें टिमटिमाने लगी, वो उसकी आवाज़ अपने मुंह से निकालने लगी थी, मानो कि वो कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अरमान तो उस वक्त उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अरमान तो आज उसके होठों को ही चबा डालेगा। आस्था बड़ी ताकत लगाकर दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन अरमान को 1 इंच भी नहीं ला पाई थी। अब तो आस्था की आंखों से फिर से बेबसी के आंसू बह निकले थे, जो कि अरमान के गालों पर भी लग गए थे। तब जाकर अरमान अपनी सेंस में आया और उसने उसे छोड़ा दिया। तब अरमान आस्था को चुप देखकर बोलता है, अगर फिर से तुमने इतनी बुरी तरह से रोना शुरू किया तो मुझे चुप कराना तुम्हें अच्छे से आता है। आगे से इस तरह से रोने से पहले मेरी इस मॉर्निंग किस को याद कर लेना। माय आफ्ट वेफी, समझी तुम? अब जैसे ही अरमान ने आफत वाइफ बोला, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो बोलने लगी, आप क्या कह रहे हैं? और यह आप किस तरह से हमसे बात कर रहे हैं? और हमने क्या किया है? और अब हम इस तरह से कैसे किस कर सकते हैं? और हमारा कुर्ता कहाँ गया? आपने हमारे साथ कल रात क्या किया? सच सच बताइए। अगर नानी माँ हमसे कुछ पूछेंगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हाँ। अब जैसे ही आस्था मासूमियत से सारी बातें बोले जा रही थी, अरमान का दिल तो किया कि वो उसका सर पकड़कर दीवार पर दे मारे। कोई लड़की भला इतनी मासूम कैसे हो सकती है और इतने सारी इरिटेटिंग क्वेश्चन कैसे कर सकती है?
लेकिन फिलहाल आस्था तो आस्था थी, जिसे बाल में से खाल निकालने का अच्छे से आदत थी। अब अरमान ने जल्दी ही आस्था का कुर्ता लिया और आस्था को पहना दिया था और चुप कराते हुए बोलता है, फटाफट चलो बाथरूम में मेरे साथ, हम दोनों को नहाना है, हम दोनों आज साथ में नहाएंगे। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और आंखें दिखाते हुए बोलती है, आप कैसे बेशर्मी वाली बातें कर रहे हैं, हम भला आपके साथ कैसे नहा सकते हैं। तब अरमान उसके करीब आया और उसके कान के पास जाकर उसे चूमते हुए कहने लगा, वेरी सिंपल, जिस तरह से हम कल नहाए थे उसी तरह से हम आज नहाएंगे। लेकिन अगर नहाने के अलावा तुम्हारा इरादा कुछ और भी है तो तुम मुझे बता सकती हो। आई एम रेडी, बिकॉज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और एक और बात मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, याद रखिएगा, अब कल जो आपने गलती की है वह गलती दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों पर किसी की भी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए अरमान आस्था को घूरने लगा था। अब आस्था अरमान की इस तरह की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। तभी आस्था ने एक और कोशिश करते हुए उसे समझाते हुए बोली, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वैसे भी आप तो हमसे नफरत करते हैं ना, तो आप अचानक से हमारे साथ ऐसे। तभी अरमान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे डेंजरस वॉइस में बोलता, अंडरस्को है, अरमान सिंघानिया अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करता है और तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। समझे तुम अब फटाफट से बाथरूम में चल रही हो या फिर मैं एज यूजुअल गोद में तुम्हें लेकर चलूँ। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वह मन ही मन में बोलती, नहीं नहीं, इस राक्षस सिंघानिया को हमसे मोहब्बत नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आस्था मनी मन में ये बोल रही थी, लेकिन अगले ही पल वह अरमान की बाहों में थी और अरमान उसे लेकर बाथरूम में जाने लगा था। वहीं दूसरी ओर कल रात टाइगर और मारिया, जो कि अरमान से बात करना चाहते थे, अरमान के इंतजार में वह दोनों ही स्टडी रूम में थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनका बॉस अपना काम खत्म करने के बाद स्टडी रूम में ही आएगा और जैसे ही वह आएगा वह दोनों अपनी सारी बातें उसे बोलेंगे। लेकिन कल रात अरमान तो स्टडी रूम में आया ही नहीं था, जिसकी वजह से मारिया और टाइगर कब दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए उन्हें एहसास ही नहीं रहा। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। एक पल को दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि दोनों की आंखें एक साथ ही खुली थी। अगले ही पल मारिया उठकर बैठ गई थी, क्योंकि वह दोनों स्टडी रूम के फ्लोर पर ही सो गए थे। टाइगर को अपने इतने करीब देखकर मारिया की आंखें एकदम सर्द हो गई थी। वही टाइगर का भी कुछ ऐसा ही हाल था और अपना गुस्सा उसने कहीं और नहीं बल्कि स्टडी रूम के फ्लोर पर उतारा था। दोनों ने एक साथ पंच बनाकर उस स्टडी रूम के फ्लोर पर ही दे मारा था। मारिया गुस्से से टाइगर की ओर घूरते हुए बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना करीब आने की। ऐसा बोलकर मारिया ने उठकर एक पंच टाइगर के मुंह पर दे मारा था। टाइगर, जिसके एक पंच से अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर एक ही जगह बैठ जाया करते थे और दोबारा से टाइगर के आने के सामने आने की हिम्मत नहीं किया करते थे। मारिया का एक पंच पड़ते ही उसके होठों के पास से खून बहना शुरू हो गया था और उसके शरीर की नसें बहुत ज्यादा गुस्से से तन चुकी थी। टाइगर भी अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे भी टाइगर मारते वक्त जेंडर नहीं देखा करता था। बिना देर किए उसने भी वापस से मारिया के गाल पर एक जोरदार पंच दे मारा था। अब तो मारिया की आंखों में खून उतर आया था और फिर से मारिया ने भी एक बार फिर टाइगर पर हाथ उठाया। इस तरह से देखते ही देखते दोनों में एकदम घमासान लड़ाई छिड़ चुकी थी। कभी टाइगर मारिया को मार रहा था तो कभी मारिया टाइगर को मार रही थी। दोनों में इस वक्त इक्वल टक्कर चल रही थी। तभी स्टडी रूम का सामान धीरे धीरे टूटने लगा था। कभी टाइगर मारिया को कुर्सी पर पटक मारता तो कभी मारिया टाइगर को पकड़कर मेज पर दे मारती। इस तरह से एक एक करके जितनी भी बुक्स किताबें फाइल्स वहां रखी थी वह सभी अब सेल्फ में से नीचे गिरने लगी थी। अब सुबह सुबह इस तरह से स्टडी रूम में हंगामा की आवाज सभी के कानों में चली गई थी। सुमित, ध्रुवाहान और दादाजी और नानी माँ जल्दी से दौड़कर स्टडी रूम की ओर गए थे। वहीं अरमान सिंघानिया आस्था के साथ नहाया था। आस्था उस वक्त बिल्कुल खामोश हो गई थी, क्योंकि वह ये बात समझ चुकी थी कि अरमान के सामने उसकी इतनी सी भी नहीं चलने वाली है। और जैसे ही वह दोनों बाहर आए, अरमान ने अपनी पसंद से एक ड्रेस निकालकर आस्था को थमा दी और ऑर्डर देते हुए बोला कि इस पहनो। लेकिन आस्था ने उस ब्रांडेड ड्रेस को देखकर अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। तो अरमान आस्था के पास जाकर बोलता है, अगर तुमने अभी और इसी वक्त ये ड्रेस अपने आप नहीं पहनी तो मुझे बहुत अच्छे से तुम्हें ये ड्रेस पहनाना आता भी है। ऐसा बोलकर अरमान उसे देखने लगा था। तब आस्था डर गई और सोचने लगी, इस राक्षस का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए आस्था ने जल्दी से उसके हाथ से वह ड्रेस ली थी और फटाफट से बाथरूम में जाकर पहन ली थी। तब अरमान आस्था के पास आया और शांत स्वर में बोला, यहाँ बैठो। अरमान ने उसे एक तरफ बिठाया दिया
और उसके बालों को खुद कोम करने लगा था। अब आस्था को अरमान की ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा डरा रही थी, क्योंकि अरमान उस पर गुस्सा करता था, उसे डांटता था या तो उसे उल्टा सीधा बोलता था, तो वो सारी बातें तो वो डाइजेस्ट कर लेती थी। लेकिन अगर अरमान जिस तरह से इतने प्यार से उसके साथ पेश आ रहा था, इतना ज़्यादा चिपक रहा था, कभी उसके बाल बना रहा था, कभी उसके लिए कपड़े निकाल रहा था, खुद उसे नहला रहा था, तो ये बातें आस्था को अंदर ही अंदर डरा रही थी। तभी अरमान कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। एरम पे आ की मात्राना ने जैसे ही ये पाया कि दरवाजे पे कोई आया है, उसके नसें तन गई थी और फटाफट से जैसे उसने गेट खोला, दरवाजे पर राजेश खड़ा हुआ था। तभी अरमान ने उसके गले को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया और गुस्से से घूरते हुए बोलता, जब मैं मेरी बीवी के साथ रहूं तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो अरमान सिंघानिया को डिस्टर्ब कर सके। ऐसे बोलकर वो उसे घूरने लगा था। अभी राजेश पूरी तरह से घबरा गया था, वैसे भी वो अरमान से बहुत डरा करता था। तब राजेश ने अपनी टूटी फूटी जुबान में कहा कि स्टडी रूम में टाइगर और मारिया का झगड़ा हो रहा है और फिलहाल सब लोग इस वक्त वही है। अब जैसे ही राजेश ने अपनी टूटी फूटी जुबान में अपने वहां आने का कारण अरमान को बताया, अरमान ने केवल उसे सपाट लुक दिया और अगले ही पल उसे छोड़ दिया और एक नज़र आस्था की ओर देखकर बोलता है, स्वीट हार्ट आप मेरा वेट करो, मैं जस्ट अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान बिना देरी किए जल्दी ही स्टडी रूम की ओर जाने लगा था। तब आस्था ने अरमान के जाने के बाद राहत की सांस ली थी और जोरों से लंबी लंबी सांस लेकर सोचने लगी थी कि ये इस अरमान सिंघानिया को क्या हो गया है और यह मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकता है। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द नानी माँ से मिलना होगा। वेल आस्था जल्दी ही कपड़े पहनने के बाद वह भी स्टडी रूम की तरफ जाने लगी थी। बेसिक सी बातें, अगर इस घर में हंगामा हो रहा था तो नानी माँ तो जरूर उसे झगड़े में मौजूद होंगी, क्योंकि आस्था अपनी नानी माँ को अच्छी तरह से जानती थी। नानी माँ को शुरू से ही गली मोहल्ले में भी कभी भी लड़ाई हो जाया करती थी, नानी माँ सबसे पहले जाया करती थी उसे देखने के लिए। अरे अभी तो फिलहाल सिंघानिया मैंशन में लड़ाई हो रही थी तो नानी माँ का वहाँ होना तो स्वाभाविक था। तो इसलिए जैसे ही आस्था वहां गई उसने देखा स्टडी रूम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और मारिया और टाइगर दोनों जंगली बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। ओनानी माँ एक तरफ खड़ी होकर बड़ी ही हैरानी से ये देख रही थी और मारिया को बोले जा रही थी, अरे वाह मार बेटी मार, तू तो कितनी ज्यादा ताकतवर निकली, मार इस घोड़े को। कहीं ना कहीं नानी माँ को टाइगर से गुस्सा था, क्योंकि टाइगर उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पार्टी से बाहर छोड़कर आया था, तो इसीलिए अब टाइगर को मारिया से पीटते हुए देखकर नानी माँ को एक अलग लेवल की खुशी मिल रही थी। इसीलिए वो मारिया की साइड थी और उसे चीयर अप कर रही थी और बोल रही थी, अरे वाह ये तो कितनी शक्तिशाली लड़की है यह, आज तक तो मैंने अपने गांव में औरतों की लड़ाई देखी है, मर्दों की लड़ाई देखी, लेकिन इस तरह से आज पहली बार एक औरत और आदमी की लड़ाई देखी है। तब जब नानी माँ मारिया को चीयर अप करती और बोलती मार इस घोड़े को, तब टाइगर घुरकर बीच बीच में नानी माँ को देखता, तब टाइगर को अपनी ओर देखता हुआ देखकर नानी माँ अपनी नजरें चुराती और चुप खड़ी हो जाती है और जैसे ही टाइगर उन्हें देखना बंद करता एक बार फिर वो मारिया को बोलने लग जाती। सच में मजा ही आ गया बेटी और मार मार। कहीं ना कहीं मारिया और टाइगर की लड़ाई को लेकर नानी माँ को एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट मिल रहा था। वही ध्रुव आहान अपना मुंह खोले नानी माँ के एक्सप्रेशन देख रहे थे और साथ ही साथ उनकी बातें भी सुन रहे थे। उनका दिल भी दादी माँ की बातें सुनकर हंसने का कर रहा था, लेकिन वह वहाँ ऐसी सिचुएशन में हंस नहीं सकते थे। और वो दोनों टाइगर और मारिया को छुड़ाने के लिए आगे भी नहीं जा रहे थे, केवल दूर से हो उन्हें रुकने को कह रहे थे, क्योंकि उन दोनों टाइगर और मारिया का एक पंच उन दोनों को पड़ जाता तो उनको लेने के देने पड़ जाते। और वैसे भी आहान का मानना था कि अपने हैंडसम से चेहरे पर वह किसी तरह का कोई निशान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी आस्था ने जैसे ही अपनी नानी माँ को देखा, वो तुरंत उनके पास जाकर खड़ी हो गई थी और उन्हें चुप रहने का इशारा करने लगे थे। वहीं अरमान आस्था अरमान के पीछे पीछे वहां पहुंच चुके थे। अब जैसे ही अरमान वहां आ गया, उसने देखा ध्रुव आहान दादाजी उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। दोनों को फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी आती थी कि कोई भी उनका मुकाबला जल्दी से नहीं कर पाता था। अब अरमान वहां आकर खड़े होकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, टाइगर और मारिया तुरंत दोनों के झटके से अलग होकर खड़े हो गए थे और दोनों ने अपनी किंग के आगे सर झुका लिया था। और अरमान ने देखा कि मारिया के होठों के पास से नाक के पास से खून निकलना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, टाइगर की हालत तो मारिया से भी ज्यादा बुरी थी। दोनों ही उस वक्त काफी ज्यादा मार खाए हुए थे। तब अरमान ने सभी को वहां से जाने के लिए कह दिया था। दादाजी, ध्रुव, आहान और सुमित दादाजी को संभाल कर लेकर नीचे चले गए, क्योंकि अरमान को मारिया और टाइगर से कुछ बात करना चाहता था। अरमान का इंस्ट्रक्शन मिलते ही जल्दी ही वो लोग वहां से चले गए थे। आस्था भी अब जल्दी से नानी माँ को अपने साथ लेकर उनके कमरे में चली गई थी। जल्दी ही आस्था ने नानी माँ को गले से लगा लिया था और परेशान होकर बोलती हैं, नानी माँ मुझे आपको कुछ बताना है। तब नानी माँ बोली थी, तू सारी बातें छोड़िए, बता तुझे आज की फाइटिंग कैसी लगी, मजा आया ना? तब आस्था बोली थी, नानी माँ प्लीज मैं आपसे सीरियस बात करना चाहती हूँ। तब
तब नानी माँ आस्था की ओर देखकर बोलती, तुझे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तेरे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुझे कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब आस्था बोलती, लेकिन नानी माँ, पहले वह खडूस सिंघानिया हम पर गुस्सा करता था, हमें डराता था, धमकता था, हमें पैसों के पीछे भागने वाली लड़की कहता था। पहले ये बातें मुझे समझ में आती थी, लेकिन अब तो उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। नानी माँ, आप जानती हो उसने क्या किया? ऐसा बोलकर आस्था ने एक एक बात जो भी अरमान ने उसके साथ की थी, जो भी उसे बोला, वह सारी बातें उसने अपनी नानी माँ को ज्यों की त्यों बता दी थी। अब नानी माँ आस्था की बातें सुनकर हैरत में पड़ गई थी और उसे बोलने लगी थी, बेटा, मैं अरमान का बर्ताव कल ही समझ गई थी जब वह तुझे लेकर आया था। मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ बात है। जिस तरह से उसने तुझे परेशान करने के लिए मेरा सहारा लिया और मेरे द्वारा ही तुम्हें आलू के पराठे बनाने के लिए बोला, ये सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब तो लग रही थी। पर जानबूझकर मैं उस वक्त अरमान के मन की बातें देख लेना चाहती थी कि आखिरकार उसके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन तेरी बातें सुनने के बाद मैं ये बात तो समझ चुकी हूँ कि वह अब तेरी तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गया है। ये हमारे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, बेटी। तब आस्था के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा अलग और सपाट से भाव थे और वह गंभीर आवाज में बोलती, कुछ कीजिए नानी माँ, कुछ कीजिए। जिस तरह से वह इंसान मुझे आज बातें कर रहा था, मुझे वह एक नंबर का सनकी लग रहा था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी जिंदगी में किसी की कोई जगह नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है, डॉक्टर बनना है, अपना सपना पूरा करना है, और साथ ही साथ बस अभी आस्था ने इतना ही बोला था, तभी नानी माँ ने उसे रोक दिया और टोकते हुए बोली, बेटा, भूलकर भी दिल की बातें अपनी जुबान पर मत लाना। और रही बात अरमान सिंघानिया की, मेरी बातें ध्यान से सुनो, वो बहुत पावरफुल आदमी है, हम उससे नहीं जीत सकते हैं। अगर उसे हम पर जरा सा भी शक हो गया तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। वह जैसा कहेगा तू ऐसे करती रहे चुपचाप। और वैसे भी बेटा, पूरे समाज में उसके साथ तेरी शादी हुई है, तो ये बात भी तुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अच्छी बात है ना कि वह तुझे प्यार करता है, ये तेरे लिए फिक्र कर रहा है, तो तू भी अब उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था की आंखें एकदम ही लाल हो गई थी और वो नानी माँ को मना करते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही है नानी माँ? आज तो आपने मुझे ये बातें बोल दिया, लेकिन आज के बाद आप भूल कर भी यह सारी बातें मुझे नहीं बोलेगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है और मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ, तो प्लीज नानी माँ। तब शारदा जी आस्था के सर पर हाथ रखकर बोलती, मेरी बच्ची, मैंने तो सोचा था कि जब मैं यहाँ इस मेंशन में रहने के लिए आ जाऊंगी तो वह मुझसे इरिटेट हो जाएगा और तुझे भी मेरे साथ जाने की इजाजत दे देगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। अब हमें कुछ और सोचना होगा। कहीं ना कहीं नानी माँ अब कुछ और ही तरह का प्लान बनाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर वेल उनके जाने के बाद अरमान एक नज़र उन दोनों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है यहाँ पर, और इस तरह से आप दोनों को झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? जैसे ही अरमान ने थोड़े से कोल्ड वॉइस में उन लोगों से ये सवाल किया, अगले ही पल मारिया बोल पड़ी थी, किंग, शुरुआत इसने की थी, ये अच्छी तरह से जानता है कि बिना मेरी मर्जी के मुझे कोई भी मुझे छुए तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यह पूरी रात मेरे साथ सोता रहा तो शुरुआत इसने की थी। अब जैसे ही मारिया ने ये कहा, टाइगर पूरी तरह से भड़क उठा था और तिलमिलाते हुए बोलता, किंग, ये झूठ कह रही है, मैं अकेला नहीं सोया था, ये भी मेरे साथ थी। हम कल रात आपसे बात करने के लिए आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप नहीं आए और ना जाने कब हमें नींद आ गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ सो गए, तो इसको ये लगता है कि मैंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। टाइगर और मारिया की बच्चों वाली लड़ाई सुनकर अरमान इरिटेट होने लगा था। वो सोचने लगा, वो आफत क्या कम थी जो ये दोनों भी अब उस आफत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तब अरमान ने अपने हाथ खड़ा करके उन दोनों को बोलने से मना किया और टोकते हुए बोला, तुम दोनों अभी इसी वक्त एक दूसरे को इस वक्त सॉरी बोलोगे? जैसे ही अरमान ने ये बोला, उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर सर झुका लिया था। अरमान समझ गया था कि दोनों में से किसी का भी एक दूसरे को सॉरी बोलने का कोई इरादा नहीं है। तब अरमान अपने सर पर रब करना शुरू किया, गुस्सा दबाते हुए बोला, टाइगर, मारिया, आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। आई सेड जस्ट से सॉरी राइट नाउ और लीव। अब अरमान ने जैसे ही ये कहा, मारिया और टाइगर के पास कोई और रास्ता नहीं था, जल्दी एक दूसरे को सॉरी बोलकर और वहां से जाने लगे थे। लेकिन अचानक मारिया अपने किंग के सामने खड़ी होकर बोलती है, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी यहाँ हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता हम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं। और हम दोनों का ये मानना है, जब से आपकी शादी हुई है आप बदल रहे हैं।
जैसे अचानक मारिया, जो ज़्यादातर जो शांत रहती थी और अरमान के अलावा कभी किसी से नहीं डरती थी, आज उसने अरमान के मुंह पर जो उसके मन में बातें थी वो साफ साफ बोल दी थी। अब तो अरमान मारिया की यह वाली लाइन सुनकर कि जब से आस्था उसकी जिंदगी में आई है वह बदल रहा है, ये बात अरमान को अंदर तक चुभ गई थी और उसने खूंखार नजरों से मारिया की ओर देखा था। अरमान की आंखों में आग देखकर मारिया जल्दी ही वहां से निकल चुकी थी। वही टाइगर बाहर निकलने के बाद मारिया को देखकर बोला, किन के सामने तुम्हें ज्यादा ही जुबान चलाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि वरना आज तुम्हारा दिन हो सकता है। तब मारिया ने टाइगर की ओर देखकर कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिरी दिन किसका है, मेरा या तुम्हारा। ओह। ये बोलते हुए मारिया जल्दी वहां से बाहर निकल गई थी क्योंकि उन दोनों को ही स्पेस की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर आस्था अब पूरी तरह से घबराई सी थी। अरमान का बिहेवियर उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि जितना हो सकेगा वो अरमान से दूर रहेंगी। अभी आस्था ये सोच रही थी कि तभी सीढ़ियों से उसे अरमान उसे आता हुआ दिखाई दिया था। तब आस्था जल्दी ही अपना मुंह छुपाते हुए किचन में चली गई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अरमान की नज़र उस पर पड़े। लेकिन अरमान ने तो ऊपर से ही उसे देख चुका था और पुकारते हुए बोला, आफत कहाँ जा रही हो तुम। अब अरमान ने जैसे ही अचानक सीढ़ियों से आते ही आस्था को पुकारा कि आफत कहाँ जा रही हो तुम। दादाजी हैरानी से अरमान की ओर देखने लगे थे क्योंकि दादाजी को अभी तक यह नहीं पता था कि ऑलरेडी उनके पोते अरमान ने अपनी प्यारी खूबसूरत सी बीवी को निकनेम दिया है आफत। कहीं ना कहीं दादाजी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे। तब आस्था जो कि किचन में जा रही थी, उसके पास अब वापस वहां आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो वापस आकर बताने लगी, जी वो हम बस नाश्ता बनाने ही जा रहे थे, हम फिर कॉलेज जाएंगे। तब अरमान बोलता, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कल दादाजी ने बोला था ना, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। जाओ फटाफट कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगा। अब जैसे ही अरमान ने आस्था से यह बोला, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी कि आज इसे हो क्या गया है, किस तरह से खुल्लम खुल्ला आज अरमान सिंघानिया खुद ब खुद मुझे कॉलेज छोड़ने की बात कर रहा है, जबकि कल तो वह कितना ज्यादा हिचकिचा रहे थे, लेकिन आज तो सब कुछ अजीब सा है। आस्था काफी हद तक बेचैन हो उठी थी। वही अरमान सिंघानिया आस्था को बड़े हक से ऑर्डर दे रहा था क्योंकि अरमान सिंघानिया अब आस्था को डेस्परेटली अपना ऑप्शन बना चुका था। इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। अभी तो वह सिर्फ और सिर्फ आस्था को अपनी चीज समझ रहा था, उससे वह बहुत प्यार करता है। वेल, तब आस्था ने एक नज़र सबकी ओर देखा, उसके बाद वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी। तभी उसकी नज़र नानी माँ पर पड़ी थी। नानी माँ बेचारगी से मायूस सी खड़ी होकर आस्था को ही देख रही थी। कहीं ना कहीं दोनों ने कुछ पल एक दूसरे के आंखों ही आंखों में कुछ बातें की। उसके बाद आस्था जल्दी ही ऊपर चली गई थी, हालांकि वह तैयार ऑलरेडी थी। बस फटाफट से उसने कुछ जरूरी अपनी फाइल्स डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए थे और अपना वह पर्स ले लिया था जो वह रश्मि के साथ जाकर मॉल से लेकर आई थी। फटाफट से तैयार होकर वह नीचे आ गई थी। वहीं दूसरे और सुमित भी आंखों में चमक के साथ अरमान सिंघानिया का बदलता हुआ व्यवहार देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे अरमान के लिए अच्छा भी लग रहा था कि चलो कम से कम अगर अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि जितना बेरहम अरमान सिंघानिया अगर उसकी जिंदगी में प्यार आ जाएगा तो उसके बाद उसकी हैवानियत कुछ कम हो जाएगी। लेकिन सुमित को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी में आस्था के आने के बाद उसकी हैवानियत कम नहीं होने वाली थी, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाली थी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वेल, आस्था जल्दी ही अपना सामान लेकर अरमान के सामने मौजूद थी। तभी दादाजी ने सुमित की ओर देखकर बोलते, सुमित बेटा, वह रश्मि बेटा नहीं आई कल रात से, कहाँ है वह, जबकि हमने उनसे बोला था कि वो कुछ दिनों के लिए मेंशन में ही रहेंगी ताकि आस्था बेटी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सके। तब सुमित को एहसास हुआ कि रश्मि नहीं आई और आकाश भी तो नहीं आया। तब सुमित ने फटाफट से आकाश को फोन करने का डिसीजन लिया क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि आकाश कितना ज्यादा दर्द में है, और अगर इस दर्द के चक्कर में उसने रश्मि को कुछ तकलीफ दे दी तो वह किसी भी लिहाज आज से रश्मि के लिए ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए सुमित ने बिना देरी किए जल्दी ही सुमित ने आकाश को फोन मिला दिया था। वही आकाश जो कि उस वक्त एक बड़ी ही गहरी और सुकून की नींद सोया हुआ था क्योंकि रश्मि उस वक्त उसकी बाहों में थी। अब जैसे ही सुमित ने आकाश को फोन किया तब रश्मि और आकाश दोनों के ही आंखें खुल गई थी। और जैसे ही रश्मि ने बिना कपड़ों के आकाश के करीब पाया, साथ साथ आकाश को भी बिना कपड़ों के पाया और अपनी हालत का उसने अच्छी तरह से अंदाजा लिया, तो रश्मि की आंखें शाक से फैल गई थी और उसे कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ याद आने लगा था। रश्मि की आंखें में अचानक से ही आंसुओं से भर गई थी। वहीं आकाश जल्दी से उठा और वो अब रश्मि को फेस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बिना रश्मि की ओर देखे वह सीधा बाथरूम में घुस चुका था।
वही रश्मि आकाश के जाने के बाद खुद को बुरी तरह से नोचने लगी थी कि यह क्या कर बैठी। क्या वो खुद को रोक नहीं सकती थी? ऐसे कैसे वो उस वक्त उस इमोशन में बह सकती है? नहीं नहीं, ये सोचते हुए रश्मि ने खुद को ही 2 से 3 चांटे मार लिए थे और फटाफट से फर्श पर पड़े हुए अपने कपड़े उठाते हुए और बिना आकाश का इंतजार किए जल्दी वह होटल से निकल गई थी। आज रश्मि की हालत बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूं एक इमोशन में बहकर वो अपना सब कुछ गवा बैठेगी। अब उसे रश्मि को रह रहकर यही लग रहा था कि ना जाने आकाश उसके बारे में क्या सोचेगा। आकाश को तो यही लगेगा कि रश्मि ने उसे फंसाया है, क्योंकि आकाश की तो यही सोच है कि रश्मि शुरू से उसके करीब आना चाहती है। अब तो रश्मि को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। उसका शरीर किस तरह से बिल्कुल नग्न आकाश के शरीर से चिपका हुआ था, ये बात वह भूल ही नहीं पा रही थी। जल्दी रश्मि अपनी स्कूटी पर रोते रोते हॉस्पिटल की ओर जाने लगी थी, लेकिन इस बीच रश्मि अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वह सीधा सामने से आती हुई एक कार से जा टकराई और रश्मि की आंखें कब बंद हो गई उसे एहसास ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर आकाश बाथरूम में खुद को पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। रह रहकर उसकी भी आंखों के सामने वही सीन आ रहा था जब उसने रश्मि को पूरी तरह से अपना बनाया था। आकाश को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे वह रश्मि का फायदा उठा सकता है। उसे रश्मि के साथ बिना उसकी मर्जी के इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आकाश ने 3 से 4 पंच बाथरूम की दीवार पर दे मारे थे और फटाफट से जैसे ही खुद को संभालकर बाहर आया, उसने देखा कि रश्मि पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। तब आकाश को एहसास हो गया कि रश्मि यहाँ से निकल चुकी है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं रश्मि श्रीवास्तव नहीं, भले ही पहले तुमने मेरे पास करीब आने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब तुम पर आकाश मल्होत्रा की मोहर लगा चुकी है। अब आपको मुझसे चाहकर भी कोई दूर नहीं कर पाएगा। अब उसने जल्द ही अपना प्यार पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था और उसने सोच लिया था कि वह अब रश्मि को पूरी तरह से अपना बनाएगा और उससे शादी करेगा। लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि रश्मि इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच अपने ही उसे अस्पताल में जूझ रही थी। जिस हॉस्पिटल में वह काम किया करते थी उसी हॉस्पिटल में वह एडमिट थी। सुमित का फोन आने पर सुमित ने उसे टाइगर और मारिया के झगड़े में के बारे में बता दिया था और साथ ही साथ ये भी बोलता कि वह कहाँ है, वह फटाफट से मेंशन आ जाए, क्योंकि डेविल किंग ने आज एक स्पेशल मीटिंग रखी है, वह भी फार्म हाउस पर। क्योंकि जब से डेविल किंग ने मारिया और टाइगर का झगड़ा देखा था तब उसने सोच लिया था कि अब उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसीलिए उसने अपने सभी खास आदमियों के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखी थी। सुमित ने आकाश को मीटिंग के बारे में बता दिया था, लेकिन आकाश के दिलो दिमाग में तो इस वक्त रश्मि गूंज रही थी और सबसे पहले वह किसी भी मीटिंग में जाने से पहले रश्मि से मिलना चाहता था। अरमान आस्था को कॉलेज छोड़ने के बाद सीधा अपने फार्म हाउस जाने वाला था। वहां जाकर वह अपने आगे की प्लानिंग अपने सर्कल में शेयर करना चाहता था। आस्था तैयार होकर नीचे तो आ गई थी। अरमान ने एक नज़र आस्था को ध्यान से देखा और बोला, मैं कार में बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट से आ जाओ। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही अपनी कार में जाकर बैठ गया था और आस्था कॉलेज जाने से पहले सीधा अपनी नानी माँ के पास गई। उनके गले से लगाकर बोलती, नानी माँ अब क्या होगा, यह इंसान तो हमें अब 1 मिनट के लिए भी अकेला तक नहीं छोड़ रहा है, कैसे हम अपना आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। तब नानी माँ ने आस्था की पीठ थपथपाई और उसे दिलासा देते हुए बोलती हैं, तू फिक्र मत कर, तो अब कॉलेज जा, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ चक्कर चलाती हूँ, तू परेशान मत हो। ऐसा बोलकर नानी माँ कुछ सोचने लगी थी। वहीं दूसरी ओर दादाजी के कहने पर ध्रुव और आहान रश्मि को कॉल करने लगे थे, क्योंकि दादाजी के कहने के मुताबिक रश्मि को कल रात में मेंशन में आना था और कहीं ना कहीं सुमित और ध्रुव को भी रश्मि की चिंता हो रही थी, क्योंकि जिस हालत में कल रश्मि थी तो उसके बाद उन्हें रह रहकर यही लग रहा था कि कहीं रश्मि को कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। वैसे भी वह लोग रश्मि से काफी ज्यादा अटैच है, वो उसे काफी ज्यादा मानते थे। उसे 4 बार फोन ट्राई किया तब रश्मि की जगह किसी और ने फोन उठाया था। अब तो ध्रुव की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि डॉक्टर रश्मि का फोन कोई और कैसे उठा सकता है। लेकिन जैसे उधर से कुछ बोला गया, अब तो ध्रुव के हाथों से फोन छूट कर नीचे गिर चुका था। वही आकाश जिसने डिसाइड किया था कि वह पहले सुमित से मिलने के लिए मेंशन में जाएगा और उसके बाद वह सब एक साथ ही फार्म हाउस के लिए निकल जाएंगे। इसीलिए होटल से तैयार होकर वह सीधा मेंशन में पहुंच चुका था और जैसी वो वहां गया उसने देखा कि ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब ध्रुव को इस तरह से हैरान परेशान देखकर दादाजी उसे सवाल कर रहे थे, क्या बात है ध्रुव, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने तुम्हें रश्मि को फोन मिलाने के लिए कहा था और तुमने अपना फोन ही नीचे क्यों पटक दिया? बोलो ना बेटा, मुझे घबराहट हो रही है, क्या बात है ध्रुव, बोलो। ऐसा बोलकर दादाजी ध्रुव से क्वेश्चन करने लगे थे। वहीं आकाश ने जैसे ही दादाजी की बातें सुनी तो वह एक जगह फ्रिज होकर खड़ा हो गया था।
कि रश्मि के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। लेकिन तभी आहान ने ध्रुव का कंधा पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, ध्रुव क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? दादाजी क्या कह रहे हैं, बताओ ना क्या बात है? रश्मि दीदी कहाँ है? उन्होंने फोन उठाया। क्या कहा रश्मि दीदी ने? फोन पर तब सुमित भी थोड़ी सी कड़क आवाज में ध्रुव से बोलता, ध्रुव जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो क्या बात है, हमें टेंशन हो रही है। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा तब ध्रुव नम आंखों से दादाजी की ओर देखकर बोला, वह दादाजी रश्मि दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त वह अपने ही हॉस्पिटल में है। अब जैसे ही ध्रुव ने इमोशनल आवाज में ये कहा अब तो दादाजी तुरंत शौक से नीचे बैठ गए थे। वहीं आकाश ने जैसे ये सुना तो उसके कदम पूरे पत्थर के जैसे जम चुके थे। कहाँ तो वह आज डॉक्टर रश्मि से मिलकर उससे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और कहाँ उसे आज डॉक्टर रश्मि से एक्सीडेंट की खबर मिली तो उसकी तो सांसें पूरी तरह से थम सी गई थी और तब बिना सोचे समझे वह सभी के सभी एक साथ बाहर की ओर भाग रहे थे।